नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन आज काठमांडू में है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन और वाइस प्रेसिडेंट नागरिक शक्ति पार्टी नेपाल। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मेरे दर्शकों के लिए आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि कल जो नेपाल में हुआ और पूरे नेपाल में हुआ जी, इसको जैन जी का रेवोल्यूशन कहा जा रहा है और कई जाने गई इसमें जी। और बड़े दुख का विषय है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है और ये क्यों हुआ? सर, इसकी पृष्ठभूमि की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी जब ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल में लागू हुआ। उसी दिन इन्होंने मतलब क्या कहते हैं उसको सीड फेंक दिया आज के मतलब प्रॉब्लम का। 2007 या 2007-8 के बीच की बात है ना। उस दिन से ही ये चीज़ शुरू हो गया था, क्योंकि वो जानबूझ के इस ढंग का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया देश में जिसमें किसी खास वर्ग को ही फायदा था। और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वर्ग ही नहीं, उसमें सर्टेन पॉलिटिशियन को फायदा था। है ना। मुझे याद है कि नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो भारत के साथ भी उसकी काफ़ी विरोधाभास हुए थे, क्योंकि उसमें मधेसियों के हितों की रक्षा नहीं की गई थी। मधेसियों की हितों की रक्षा अथवा मधेसी ही नहीं, और भी बहुत सारे हैं, जनजाति है, और भी बहुत सारे पहाड़ के भी बहुत सारे लोग हैं जिनके हितों की रक्षा नहीं था। तो एक तरीके से हम जो नेपाल ने अपनी डेमोक्रेसी की जर्नी शुरू की वो डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन था। तो डॉक्टर साहब, वहाँ से जब हम देखते हैं नेपाल में एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चला जो आज तक कायम है। जी। कोई 17 साल होने को आए और मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि कितनी सरकारें आईं और गईं। तो बहरहाल एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर आया, तो नेपाली जनता ने इसको कैसे लिया? नहीं, नेपाली जनता ने इसको कहा चलो अब राजशाही के बाद देखते हैं नया कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत नेपाल का विकास होता है या नहीं होता है। तो जनता ने धैर्य दिखाया। जनता ने काफ़ी धैर्य दिखाया वहाँ पर। अच्छा। लेकिन इस धैर्य का मिसयूज किया वहाँ के पॉलिटिशियन। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ। जी हाँ। अभी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत कोई भी एक पार्टी कभी भी सरकार बना ही नहीं सकती। इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो तो दिखाई दे रहा है। हाँ, इस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने जानबूझ के बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, किसी भी देश में जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है और पार्लियामेंट में जब चुन के आते हैं मेंबर्स, जी हाँ, तो किसी जो बहुमत वाली होते हैं उनको सरकार बनाने का मौका देता है, और जो उससे सेकंड नंबर में होते हैं वो होते हैं विपक्ष में बैठने का, जनता की वॉइस पार्लियामेंट में रखने के लिए। अवश्य। और जो थर्ड होते हैं वो कभी सरकार में जाते हैं, कभी विपक्ष के साथ बैठते हैं, और उससे नीचे नीचे जैसा क्रम हमने आज तक डेमोक्रेसी का जो प्रैक्टिस देखा है। लेकिन नेपाल में बड़ा गजब हो रहा है। सबसे बड़ी गजब की बात नेपाल में क्या हुई है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्टी ये तीनों मिल जाते हैं, तीनों मिल करके सरकार बना लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है, जनता ने मौका किसको दिया? नेपाली कांग्रेस को। जी हाँ। 1 नंबर का पार्टी। 2 नंबर के पार्टी जो यूएमएल है, जी हाँ, जिसके नेतृत्व कर रहे हैं केपी शर्मा ओली। जी हाँ। और 3 नंबर के पार्टी जो है माओवादी। जी हाँ। तो सबसे पहले इन्होंने सरकार बनाया माओवादी से मिल करके। तो तीसरे नंबर के पार्टी को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया। जी हाँ, प्रचंडा बन गए थे। फिर इनकी सर्टेन ये सब मिल करके करप्शन कर रहे थे। इसका पृष्ठभूमि जो है मेन, सबसे अभी के आंदोलन का सबसे मेन रूट जो है वो है भ्रष्टाचारी।
आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कि कोई पॉलिटिकल म्यूजिकल चेयर चल रही है। हाँ हाँ। जिसका तीसरे नंबर की पार्टी वो प्रधानमंत्री बन जाता है, फिर अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट जो दूसरे नंबर की पार्टी वो प्रधानमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बनता तो है। अब ये जब राजनीतिक अस्थिरता आती किसी देश में, उसका सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट जो होता है, इमीडिएट बाई प्रोडक्ट, वो हमेशा होता है करप्शन। करप्शन। तो राजनीति में क्या करप्शन बहुत हो गया? करप्शन सर इस सीमा पर है, और टोटल पॉलिटिशियंस करीब करीब, जी हाँ, कुछ होंगे, कुछ बहुत थोड़े से, नहीं तो टोटल पॉलिटिशियन एंड उनके वर्कर्स, जी हाँ, वर्कर्स को इन्होंने ब्रोकर बना लिया, दलाल। जी हाँ, पार्टी के बहुत सारे दलाल, इतने दलाल क्रिएट कर दिए इन्होंने कि वो बाहर से दलाली करके लाते थे इनके पास, और ये करप्शन करते थे। किसी भी ऑफिस में आप नेपाल भर में चले जाए, खुल्लम खुल्ला करप्शन है। और इन एनी डिपार्टमेंट, नॉट ओनली इन द, मतलब क्या कहते हैं, कार्यकारिणी, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। जी हाँ, आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाए, टोटल का टोटल करप्शन। आप आर्मी में चले जाए, इवन आर्मी को, हमारे आर्मी जो कभी करप्ट नहीं था, उसको भी करप्ट बना दिया इन लोगों ने, है ना। अभी अब जैसे मैं एक चीज़ और देता हूँ, सबसे ज़्यादा करप्ट अगर कोई है नेपाल में तो वो है जुडिशियरी। ओके, है ना। और अभी का पृष्ठभूमि जो आज आंदोलन नेपाल में चल रहा है, इसका जो पृष्ठभूमि बना है, ये आज से 3 महीना पहले इन्होंने क्या किया कि ए काइंड ऑफ डीप स्टेट जो अभी वर्ल्ड वाइज काम कर रहे हैं, जैसे आपके पड़ोस में बांग्लादेश है, आपके पड़ोस में श्रीलंका में हुआ, उससे पहले जी हाँ, म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, इसके बाद पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और कई जगह। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि जहाँ की सरकार कमज़ोर होगी, जहाँ की सरकार भ्रष्ट होगी, वहाँ पर डीप स्टेट अपने आप पनपता है। अपने आप बनाता है और जी। सरकार का काम है कि डीप स्टेट अपने देश में जड़ें ना जमाए। तो हम डीप स्टेट और बाकी कारणों पे बाद में आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि 17 सालों में नेपाली जनता ने क्या क्या झेला है। अब 17 सालों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? देयर इज नो एनी रूल एंड रेगुलेशन इन द कंट्री। ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको छोटा सा। जब इससे पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे केपी शर्मा ओली, तो उन्होंने 100 डे पहुँचने के बाद एक कार्यक्रम रखा था इंटेलेक्चुअल से मिलने जुलने की बात। जी हाँ। और सबसे पूछ रहे थे कि हमारी सरकार का 100 डे आपको कैसा लगा, है ना। जी हाँ, उसी क्रम में उन्होंने हमसे भी पूछा जी हाँ, कि आपका क्या ओपिनियन है डॉक्टर। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि जितने भी क्रिमिनल थे वो सब के सब पार्लियामेंट में आ गए, मतलब सिंह दरबार जो वहाँ का गवर्नमेंट का मेन ऑफिस है। जी हाँ, अब सिंह दरबार, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में सारे क्रिमिनल पहुंच गए, और उससे भी जो छोटे क्रिमिनल थे वो विलेज गवर्नमेंट में पहुंच गए। ओके, और बाहर अब क्रिमिनल नहीं है, इसलिए शांति है। ओके। ये बहुत ही आपने एक तरीके का सटायर और एक व्यंग किया। जी। और केपी शर्मा ओली काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, समझ गए होंगे। जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नेपाल की आर्थिक प्रगति एक तरीके से रुक गई कहते हैं लोग। हाँ, टोटल आर्थिक कोई कारोबार ही नहीं है। खास करके सर जब से ये कॉन्स्टिट्यूशन आया है, इन लोगों ने एक ही काम किया है, हाईली डेवलप कर दिया, वो है करप्शन। वो ठीक उसको है। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने डेवलप तो किया। जनता इस माहौल में कैसे जी रही, युवा कहाँ जाते हैं? तो जितने भी युवा है अभी वर्तमान में, आप देखिएगा काठमांडू एयरपोर्ट पर आप चले जाए, आप वहाँ क्या देखेंगे कि पर डे, जी हाँ, कम से कम 3000 मिनिमम, जी हाँ, 3000 आदमी बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नेपाल में कोई काम नहीं है। और ये जानबूझ के क्रिएट किया गया है, जानबूझ के आप ये क्रिएट। कह रहे हैं कि हर महीने करीब 90
1000 आदमी बाहर जाता है। जी, एक साल में आप कह रहे हैं अभी कोई तक 10 लाख आदमी जाता है। अभी तक करीब करीब 80 लाख लोग बाहर जा चुके हैं। तो नेपाल की आबादी कितनी है? नेपाल की आबादी करीब 3 करोड़ के आसपास। तो 3 करोड़ अब- में से 1 करोड़ आदमी बाहर है। हाँ, करीब 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 करीब। तो आपका कहना है कि हमारे पास आप किसी भी गांव में चले जाए, आपका कहना है कि गांव खाली है। पूरा गांव, वही मैं बोल रहा था जी। कि आप किसी भी गांव में चले जाए, चाहे तराई रीजन में हो, चाहे आपको हिली रीजन में हो, जी हाँ। यंग जनरेशन जीरो, आपको मिलेगा नहीं, ओ, टोटल तो जीरो। फिर या वहाँ तो नेपाल में खेती कौन करता है? खेती टोटल डिस्ट्रॉय, खेती होता ही नहीं है। तो आज नेपाल क्या रेमिटेंस पे जिंदा है? बस सिर्फ रेमिटेंस पर जिंदा है, और इंडिया से चाहे और देशों से अनाज खरीद के खाते हैं, जबकि एक समय था कि हम लोग इंडिया में धान सप्लाई करते थे। अच्छा, जी। तो आपका कहना है कि खेती बोले, लाइव स्टॉक बोले, हैंडीक्राफ्ट बोले, Yes. ये सारी चीजें बंद हैं। सारी चीजें बंद है, कोई काम करने वाला है ही नहीं खेतों में। और ये भी मैंने सुना है कि ये आज एक सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि आप अगर बाहर नहीं जाते हैं तो आपकी शादी नहीं होती है। हाँ, हाँ? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जी। कि अगर कोई बाहर नहीं गया तो शादी विवाह, मतलब आपके समाज में आपका कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और मैंने देखी, ये ऐसा नहीं है कि बाहर जाना सिर्फ मेल मेंबर्स का है, महिलाएं जा रही बहुत लंबे लंबे लार्ज नंबर्स। मैंने एक शब्द में कहा सर, टोटल यूथ, ओके, आइदर महिला और पुरुष, सब जा रहे हैं। सब जा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई काम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, वो कहाँ से अपना जीविकोपार्जन करेंगे। अब मदर फादर तो बच्चे से सोचते हैं कमा के देगा, जी हाँ। हमें पालेगा, बच्चे सोचते हैं कि मेरे फादर मुझे पालेगा, लेकिन यानी यूथ लोगों को अपने न बच्चे को पालने की कैपेसिटी बाकी रह गया था, न मदर फादर को पालने की कैपेसिटी रह गया एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज हमने जानी है कि कहते हैं कम से कम 10 से 12 जी, जो बाहर गए हैं कमाने, वहाँ से रोज जो है काठमांडू एयरपोर्ट में ताबूत में बंद होकर ताबूत में बंद होकर आते हैं। और आप सोचिए, आप पशुपति में चले जाए, जी हाँ। जहाँ पर लाशें जलाई जाती है, हाँ। पर डे वहाँ आप दिन भर बैठ रहे, हाँ। तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि ये लाश कहाँ से आया, तो किसी बाहर दूसरे कंट्री से, खास करके गल्फ कंट्री से, क्योंकि अनट्रेंड मैन पावर को भेजते हैं और वहाँ जा कर के वो मतलब मिस्टेक होती है, एक्सीडेंट होती है और डेथ होता है। उतना ही नहीं, गल्फ कंट्री में तो हम लोगों को इतना भी पता चला है सर कि नरकोटिक भी दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए। ओके। और जिस नरकोटिक के जोश में वो ज़्यादा काम करते हैं और उससे मिस्टेक होता है, एंड देन एक्सीडेंट होता है और वो तांबू में बंद होके नेपाल आते हैं, फिर पशुपति में उनकी दाह संस्कार होते हैं। वो जो चित्कार सुनिएगा, जी हाँ। वहाँ पर जो माँ और बाप जो जिस तरह चिल्ला के रोता है, वो देख करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा सर। तो ये माँ बाप की जो चित्कार है वो सिंह दरबार के पॉलिटिशियंस को नहीं सुनाई देती? वो तो जानबूझ करके वो चित्कार में ही आनंद ले रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उस चित्कार में वो आनंद है उनका, क्योंकि वो बेचते हैं, वो सब मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं ना, कि ह्यूमन को नहीं बेच बिखन बंद होना चाहिए। जी हाँ। ये लोग तो ऑफिशियली बेच रहे हैं। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं कि एक तरीके का डेस्परेशन वहां पर देखने को मिल रहा है कि कुछ नेपाली युवा जी रूस की सेना में भर्ती होकर लड़ रहे हैं। हाँ, और कुछ नेपाली युवा यूक्रेन की भी सेना में भर्ती होकर लड़ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? डेस्परेशन है, और आर्थिक, सबसे मेन चीज आर्थिक, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। वो अपने जान की बाजी लगा के अपने परिवार को पालने के लिए, चाहे रूस की सेना हो, चाहे क्या कहते हैं यूक्रेन की सेना हो, चाहे अरब की सेना हो, हर जगह इजराइल की सेना हो, चाहे क्या कहते हो हमास की सेना हो, हर जगह जाने को लोग मजबूर किया गया है। डॉक्टर साहब, एक चीज हम जानना चाहेंगे
कि जो जैन जी का कल रिवोल्ट हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, इसका कारण क्या था? इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहले कारण क्या है, आज से 2-2.5 महीना पहले जी हाँ। सोशल मीडिया के बारे में एक केस सुप्रीम कोर्ट में, मतलब वो हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट जी में, हाँ। कोर्ट में कहिए ना, हाँ। है ना। उस पर जो फैसला आया, जी हाँ। फैसला इस ढंग का आया कि मीडिया को रजिस्टर्ड करो, जबकि संसार में कहीं भी इस तरह की सोशल मीडिया रजिस्ट्रेशन करने का कहीं कोई नियम कानून नहीं है। अच्छा। लेकिन नेपाल में क्या किया कि बलजोरी इसको रजिस्टर्ड करो, जी हाँ। क्योंकि इनकम होगा। हाँ। अब ये इनकम के लोभ में उन्होंने मीडिया को बंद किया, और जिस न्यायाधीश ने ये फैसला दिया, वो न्यायाधीश पहले ये सोचना चाहिए था कि इसका परिणाम क्या होगा। क्योंकि आप एक सिंपल चीज़ सोचिए, जहाँ के 80 लाख गांव के लोग ओके। बाहर है, वो अपने मदर फादर, अपनी वाइफ, अपने बच्चे से करीब करीब दिन में 2 बार 3 बार बात करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट सोशल मीडिया, जी हाँ। है ना। बात करते हैं तो कम से कम एक वो संतुष्टि तो रहता है। माँ बाप को ये रहा कि मेरा बच्चा जिंदा है, मदर, उसके बच्चे लोगों को ये रहा कि मेरा फादर अथवा मेरी मदर जिंदा है, जी हाँ। और उनको भी संतुष्ट हुआ कि मेरे बच्चे अच्छे जी हैं। हाँ। अर्थात कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी था, जिसको इन लोगों ने बंद कर दिया। तो मतलब एक्सपेट्रिएट्स जो थे वो बात ही नहीं कर पा रहे थे। बात कर ही नहीं पा रहे थे, और जिसके कारण बूढ़े बूढ़ी बच्चे लोगों में भी आक्रोश हुआ। तो ये तो तहलका मच गया होगा। तो वही, इसी का तो परिणाम कल आपने जो देखा यहाँ, वो सबसे बड़ा इसका मेन कारण है। एक और चीज लोग कहते हैं कि वहां से मनी ट्रांसमिशन भी बंद हो गया। हाँ, मनी ट्रांसफर वो भी मतलब बंद हो गया है अभी नेपाल का। जी हाँ। उतना ही नहीं, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जिसने ये चीज़ करवाया, जी हाँ। है ना, जबकि हमें ये चीज़ होने वाला है करके 2 महीना, जिस समय फैसला आया अदालत का, उस टाइम से मैं इस पर कॉन्शियस हो गया कि इस टाइप का फैसला आया क्यों, जी हाँ। इसके पीछे का रहस्य क्या है। तब कंक्लूजन मेरा आ गया था कि ये वही होने वाला है जो बांग्लादेश और श्रीलंका में हुआ, ये करवा रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि चाइनीज सोशल मीडिया पे बैन नहीं किया। चाइनीज सोशल मीडिया पर जानबूझ के छोड़ दिया गया है, जी हाँ। ताकि ये न समझे कि टोटल सोशल मीडिया को हमने बैन किया। ओके। और ये जो आप कह रहे हैं कि ये जो कल हुआ वो काठमांडू तक तो सीमित नहीं था, ये तो नहीं, कई ये शहरों में हुआ। एक करीब करीब हर बड़े सिटी में, जितने भी बड़े बड़े शहर है नेपाल के, जी हाँ। हर जगह हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हुआ पोखरा में, हाँ। है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, बुटवल, वीरगंज, जनकपुर, जैसे आज ही मुझे पता चला है जनकपुर में अभी काफ़ी बहुत बड़ी जुलूस चल रही है। जी हाँ। इसके बाद इथड़ी, जो जहाँ 2 आदमी मरे भी हैं, जी हाँ। इथड़ी में। इसके अलावा विराटनगर, झापा, वीरता मोड़, ये सारी जगह, मतलब अराउंड 10 to 15 सिटीज़। तो ये इतना बड़ा क्या आप सोचते हैं कि जो नेपाल के यूथ हैं जिसमें कोई लीडर नहीं है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते थे? सर, इसके पीछे लीडर है। लीडर है। जी हाँ। वो हम लोगों को पता है कि कौन है लीडर। ये वही है जिसको हम लोगों की भाषा में अंडरवर्ल्ड कहिए या डीप स्टेट कहिए। तो नेपाल में डीप स्टेट इस हद तक कायम है कि एक इशारे पे इतना बड़ा काम कर सकते नहीं, उन्होंने परिस्थिति का मूल्यांकन कर लिया ना। जी हाँ। वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनकी ट्रेनिंग काफ़ी इंटेलिजेंस जगह पर होती है, और उन्होंने सारा मूल्यांकन कर लिया। आप क्या सोचते हैं, नेपाल में जितने भी INGO है, जी हाँ, वो सब के सब मेंबर ऑफ द डीप स्टेट, टोटल INGO मेंबर ऑफ द डीप स्टेट। अभी जो इसका फॉल आउट हुआ कल की घटना का, तो होम मिनिस्टर लेखक का इस्तीफा हो गया, तो क्या अब शांत हो जाएगा? नहीं नहीं, ये शांत नहीं होगा जब तक
प्राइम मिनिस्टर, पहले तो ये मंत्रिमंडल एंड प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, नंबर 1। जी हाँ। उतना ही नहीं, जितनी भी आज देखिए 1991-92 के बाद, जी हाँ। इंग्लिश डेट के अनुसार हाँ। जितनी भी गवर्नमेंट बनी है, टोटल गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी कहिए न जब से आई है, जी हाँ। लोग डेमोक्रेसी लाने में लोग उस समय जान की बाजी लगा दिए थे, लगाई थी, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद डेमोक्रेसी वहाँ के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया, बहुत बड़ा अभिशाप बन गया डेमोक्रेसी। जी हाँ। और वो डेमोक्रेसी ने आज तक नेपाल को फायदा कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ गुंडे लोगों को फायदा दिया, क्रिमिनल लोगों को फायदा दिया, ब्रोकर लोगों को फायदा दिया, और ये पॉलिटिशियन लोग तो टोटल का टोटल फायदे में है। और इन लोगों ने, गुंडा जितने भी होते हैं, ब्रोकर और गलत लोग, गलत मतलब मेंटेलिटी के लोग, इनको पालना शुरू किया, और जिसके तो कारण कल मान लीजिए सरकार गिर भी जाती है या राष्ट्रपति नए इलेक्शंस की भी घोषणा कर देते हैं, तो क्या मतलब हालात यही रहेंगे? नहीं, अभी जो मांग हो रही है, जी हाँ। जो कॉमन लोगों का मांग है कि पहले इस गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाए, हाँ। और फिर जितने भी इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जी हाँ, उनके तरफ से एक मतलब क्या कहते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया जाए। जी हाँ। और जब 2000 मतलब 2 साल के बाद जो इलेक्शन होगा, उस टाइम पर अपना प्रॉपर ढंग से इलेक्शन करा के, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना सर, करके 200 पॉलिटिशियन है फ्रॉम डिफरेंट पार्टी, जी हाँ, उनको पर कार्रवाई हो, क्योंकि उन लोगों ने इतना संपत्ति जमा कर लिया है, कितने खरब के प्रॉपर्टी वाले हैं, किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं। ऐसे ही वहाँ के हर पॉलिटिशियन का हिस्ट्री है। तो अगर इस जेन जी रेवोल्यूशन में कोई लीडर नहीं निकलेगा तो ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कैसे होंगी? कौन मांगे नहीं, नहीं, इसके पीछे है, लेकिन वही है अभी तक जो खतरा है कि ये डीप स्टेट वाले हैं, इसको जब तक सारे मिल करके डीप स्टेट से भी इस आंदोलन को निकालना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम है। हाँ, ये बहुत बड़ा काम है, नहीं तो देश और भी खतरा में चला जाएगा और ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। और कहीं हम जो डरे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि यूनिस हमारे यहाँ लाद दिया जाए। अच्छा। हाँ, वो यूनिस भी तैयार है, वो नेपाल में है। अच्छा, मतलब जैसे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लाए गए हैं। हाँ, तो डीप स्टेट किसी को इंस्टॉल कर सकती है। इंस्टॉल वो हो चुकी है, वो सब क्लियर है। वो सब क्लियर है। अच्छा, इसको चाइना कैसे देख रहा है इस डेवलपमेंट को? चाइना अभी तक इस मामले में उसका कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया हम लोगों ने देखा नहीं है। जी हाँ, है ना। भारत सरकार की तरफ से भी कोई भी ऑफिशियल प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखा है। भारत को इसमें क्या करना चाहिए? अब भारत को इस बगल में, अगर आपके बगल में बहुत भारतीय रहते हैं काठमांडू में, बहुत सारे लोग हैं, है ना, बहुत का बिजनेस है वहाँ। जी हाँ, है ना, तो इन पर इमीडिएट कोई सॉलिड डिसीजन ले करके, जी हाँ, और नेपाल का समस्या का समाधान बड़ा इजी है, जो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि नेपाल जब भी एक सनातन कंट्री था, उसको सनातन कंट्री रहने दिया जाए। जी हाँ। जब तक वहाँ से सनातन शब्द को हटाओगे, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम और क्रिएट करता रह जाएगा डीप स्टेट वाले। तो आपका कहना है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए फिर से? हिंदू से भी सनातन राष्ट्र। और क्या राजशाही के बारे में आपका क्या ख्याल है? राजशाही अब कोई सांदर्भिकता नहीं रखती। राजशाही का कोई ऐसा कोई सांदर्भिकता नहीं, न उनके पास आदमी है, न उनका कोई सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आज के युवा राजशाही को पसंद नहीं करेगा। तो आपका कहना है कि नेपाल में पॉलिटिकल करप्शन बंद होना चाहिए? पॉलिटिकल करप्शन बंद हो, और इंटेलेक्चुअल्स की एक गवर्नमेंट आए, जो कि इस गवर्नमेंट का जो बचा हुआ टर्म है 2 साल का जी, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट को दिया जाए, जो कि नॉन पॉलिटिकल लोग हों,
जी। वेल मीनिंग हो लेकिन और ईमानदार हो। जी, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि यूनुस ला कर रख दिया जाए। एंट्रीम गवर्नमेंट, जी हाँ, ये आपका कहना सही है। तो ये चीज़ में एक ये जो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुई है, इसमें नेपाली जनता, जो कि 1/3 जनता विदेशों में काम करने के लिए मजबूर है, और नेपाल की पूरी आर्थिक प्रगति मानो रुक सी गई है। और इसके अंदर अगर कोई मजे ले रहा है तो वो है नेपाल के राजनीतिज्ञ, और म्यूजिकल चेयर खेलते खेलते उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। और इसका कारण यही था कि कल कुछ घंटों के अंदर नेपाल की सड़कों पर जो हिंसा देखने को मिली, जो आक्रोश देखने को मिला, वो अप्रत्याशित था। हम उम्मीद करते हैं कि नेपाल में शांति बहाली होगी, शांति जल्दी लौटेगी, और युवा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नेपाल में कोई तो लीडर सामने आएगा। सर, आपका धन्यवाद, आपने इस विषय पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला। थैंक यू सर, और आपके श्रोता को, दर्शक को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। और नेपाल के लिए थोड़ा सोचने का यही मौका है, ताकि नेपाल किसी भी तरह गलत रास्ते पर न चल पड़े। हम सबको नेपाल के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जी, थैंक यू सर। थैंक यू।